Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. My name is Ersa Afzal and I am back with your lecture number 6 for week 3. Okay class, in previous lecture we have covered all our topics about the good points of point estimator. हमने जितना भी कवर किया वो क्या था कि हमने पॉइंट एस्टिमेटर के बारे में पढ़ा कि उसके गुड पॉइंट्स क्या होते हैं, अनबायसनेस, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, और उसके रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। अब जो मेन उसका गुड पॉइंट है वो क्या है कि उसको एस्टिमेटर को अनबाइज होना चाहिए। अब हम लोग पॉइंट एस्टिमेटर का टॉपिक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट करना है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक कॉन्फिडेंसिबल। ओके, आज की जो हमारा कंटेंट है, जो हम लोगों ने लेक्चर जो है आप लोगों का दिया जाएगा जिस कंटेंट पे, वो कंटेंट आप लोगों के सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगी इस सब्जेक्ट को, दोबारा से एक ओवरव्यू दूँगी, देन कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, पॉपुलेशन मीन का इसको डिस्क्राइब करूँगी, देन टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एंड सो ऑन। इंट्रोडक्शन क्या है जी? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसीजर बाय विच वी रीच अ कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द सैंपल ड्रॉन पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है? बेसिकली जिसमें आप लोग पॉपुलेशन के लिए जो है इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हो, और उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसके बारे में पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन इसकी टू ब्रॉड एरियाज होते हैं, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन क्या होता है? इसमें एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सैम्पल डाटा को यूज़ करते हुए कुछ स्टैटिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर अननोन वैल्यूज़। अब आपको ये भी बताया कि स्टैटिस्टिक हमारे पास कौन कौन से होते हैं और उसके पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होते हैं, ये चार्ट भी मैंने आपको बता दिया। सो एस्टिमेशन की डेफिनेशन भी आपको पता है। देन हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पढ़े कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ एस्टिमेट होते हैं। पॉइंट एस्टिमेट होता है, इंटरवल एस्टिमेट होता है। पॉइंट एस्टिमेट एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि यूज़ की जाती है कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब यानी अगर आप पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के लिए एस्टिमेट करने जा रहे हो तो एक्स बार यूज़ करोगे एज एन एस्टिमेटर। अगर आप लोग पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्केल के लिए एस्टिमेट करने जा रहे हो तो सैंपल वेरिएंस को यूज़ कर सकते हैं। देन इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है? इंटरवल एस्टिमेट कंसिस्ट ऑफ टू न्यूमेरिकल वैल्यूज डिफाइनिंग अ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट विद अ specified degree of confidence includes the parameter being estimated is very important. An interval estimate consist of two numerical values, यानी इंटरवल एस्टिमेट जो है वो दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंसिस्ट करता है। डिफाइनिंग अ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट, जो कि हमारे पास रेंज जो है वैल्यूज़ को डिफाइन करता है विद द स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। हम लोग एक स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस पे ये काम करते हैं। इंक्लूड पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इंटरवल एस्टिमेट बेसिकली क्या है और पॉइंट एस्टिमेट क्या है, इसका डिफरेंस थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। क्लास, पॉइंट एस्टिमेट क्या है? आप लोगों के पास एक पॉइंट एस्टिमेट होता है जिसमें आप लोग पॉपुलेशन पैरामीटर की सिंगल न्यूमेरिकल कंप्यूट कर रहे हो। तो जैसे मैंने आपको चार्ट में बताया था कि सिग्मा स्केल के लिए एक्स बार कंप्यूट कर लेते हो, लेकिन इंटरवल एस्टिमेट में आप लोग एक रेंज ऑफ वैल्यूज निकालोगे, एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालोगे। सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। जब कोई आपसे पूछे पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेट में डिफरेंस क्या है, देन टेल कि पॉइंट एस्टिमेट में हम सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू एस्टिमेट करते हैं और इंटरवल एस्टिमेट में हम रेंज ऑफ वैल्यूज़ को एस्टिमेट करते हैं। अब रेंज ऑफ वैल्यूज़ हम लोग बनाएंगे, एक इंटरवल बनाएंगे, लेकिन एक स्पेसिफाइड डिग्री के साथ हम लोग एक स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस डिसाइड करेंगे। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो आपका पैरामीटर है उस इंटरवल के अंदर नहीं, उस इंटरवल के अंदर लाई करता है। ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इंटरवल बेसिकली क्या होता है। दो न्यूमेरिकल व्यूज़ जो है उसमें डिफाइन की जाती हैं विद अ स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी कि अब हम लोग जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ बताएंगे, हम लोग किसी को बताने जा रहे हैं कि हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक लाई करती है,
वैल्यू के अंदर लाई करती है, तो हम लोग एक सर्टेन कॉन्फिडेंस से ये बात करेंगे, और वो कॉन्फिडेंस लेवल पहले से डिसाइड होगा कि हम इस कॉन्फिडेंस लेवल पे ये बता रहे हैं कि ये हमारा कॉन्फिडेंस है। हम इस कॉन्फिडेंस से ये बात करते हैं कि हमारे जो दो वैल्यूज़ निकाली हैं, कंप्यूट की हैं, हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू इस रेंज के अंदर लाई करेगी। गॉट इट? देन आप लोग को बताती चलूँगी एन अप्रोप्रिएट एस्टिमेशन क्या होती है। अ सिंगल वैल्यू इज एन एस्टिमेट, आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। एन एस्टिमेटर यूजुअली प्रेजेंटेड एज अ फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल। अब एक एस्टिमेटर जो है एक फॉर्मूला के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम लोग जो है एस्टिमेटर बोलते हैं। अगर हम पॉपुलेशन मीन के लिए निकालने जा रहे हैं एस्टिमेट, तो हमारा एस्टिमेटर एक्स बार होना चाहिए। ओके, ये अप्रोप्रिएट एस्टिमेशन है। देन अब हम लोग देख रहे हैं द सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू दैट रिजल्ट फ्रॉम इवेलुएटिंग दिस फार्मूला इज कॉल्ड एन एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर म्यू दैट इज कंसीडरेबल। पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जो हम सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूट करते हैं वो हमारे पास बेसिकली एस्टिमेट होता है पैरामीटर मीन म्यू का। एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज ऑब्टेन बाय टेकिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ टी। टी कोई भी एस्टिमेटर है, उसकी अगर हम एवरेज वैल्यू ले लें तो वो एक्सपेक्टेशन कहलाती है। कंप्यूटेड फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल, यानी कम पॉसिबल सैंपल्स की एवरेज हम लोग ले रहे हैं उस एस्टिमेट के लिए। तो मीन म्यू के इक्वल पॉपुलेशन पैरामीटर मीन म्यू के इक्वल आ जाती है। इट इज कॉल्ड एस्टिमेट। क्राइटेरिया ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर क्या होना चाहिए? देयर कैन बी मोर देन वन एस्टिमेटर फॉर द पैरामीटर, यानी पैरामीटर के लिए एक से ज़्यादा एस्टिमेटर हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन कैन बी एस्टिमेटेड बाय द सैंपल मीन। सैंपल मीन यानी एक पॉपुलेशन मीन जो है वो सैंपल मीन से कंप्यूट किया है, एस्टिमेट किया जा सकता है। गुड एस्टिमेटर शुड फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया। एक गुड एस्टिमेटर जो है उसको सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। वो क्राइटेरिया क्या है? ऑफ अ गुड एस्टिमेटर इज अनबाइसनेस। उसके लिए जो आपका क्राइटेरिया अनबाइसनेस का है, यानी ये चाहिए तभी वो गुड एस्टिमेटर कंसीडर होता है। एन एस्टिमेटर टी ऑफ द पैरामीटर थीटा इज सेड टू बी एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। It is already explained. Sample mean is an unbiased estimator of population mean. Sample mean जो होता है वो unbiased estimator होता है population mean का। It is already आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, देख चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं कि sample mean जो है वो unbiased estimator है population mean का। Then sample proportion is an unbiased estimate of population proportion. sample proportion भी आप लोग प्रूव कर चुके हैं कि वो population proportion का unbiased estimate है। Then the difference between two sample mean is an unbiased estimate of difference between the population mean। ये आप लोगों के लिए न्यू है, सच न्यू भी नहीं है, क्योंकि आप लोग प्रीवियस आपके जो सेमेस्टर है उस पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ चुके हो, जिसमें आप लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स पढ़ा था। अब वो डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन्स जो है उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग ओवरऑल रिजल्ट्स निकाल लेते हैं तो आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ में था कि म्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस म्यू ऑफ एक्स बार 2 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि दोनों जो है आपके पास एस्टिमेटर्स मीन 2, उसका अगर हम डिफरेंस लेके उसकी ओवरऑल एवरेज लें यानी एक्सपेक्टेशन ले लें तो वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन म्यू 1 माइनस म्यू 2 के पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू 1 माइनस म्यू 2 के इक्वल होगी। सेम यही चीज़ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। ओके, ये आप लोगों को पहले ही पता है। टारगेट पॉपुलेशन होती है और सैंपल पॉपुलेशन क्या होती है, मैं पहले बता दूँ। सैंपल पॉपुलेशन क्या होती है, जिससे हम लोग ले रहे होते हैं वो हमारी सैंपल पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्या होती है, जिसके लिए हम इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे होते हैं, बेसिकली वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ पॉपुलेशन मीन। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है पॉपुलेशन मीन, हम लोग कैसे इसको हम क्यों निकाल लेते हैं, पहले हम ये देखते हैं, और किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं वो भी देख लेते हैं। जी से एक्स बार इज अ सैंपल मीन फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एंड ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एक्स बार जो है सैंपल मीन है आप जो कि रैंडम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से। देन हम कंसीडर कर रहे हैं एक्स बार इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, और एक्स बार एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का। देन बट बिकॉज सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या है, एक से ज़्यादा सैंपल्स हमारे पास होते हैं, उन फ्लक्चुएशन की वजह से एक्स टू बी इक्वल टू, तो समटाइम्स एक्स बार की एक्सपेक्टेशन म्यू की आती है। देयरफॉर तब वहाँ पर वी शुड हैव एन इंटरवल एस्टिमेट म्यू, वहाँ पर हम लोगों को इंटरवल एस्टिमेट निकालना पड़ता है।
म्यू के लिए यानी पैरामीटर म्यू के लिए। द इंटरवल एस्टिमेट वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। इंटरवल एस्टिमेट के लिए हमें एक्स बार के सामने डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। ये आप लोगों को मैं बार बार रेफरेंस इसलिए देती हूँ क्योंकि आप लोग पीछे पढ़ चुके हो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आप लोग मीन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन की। तो आप लोगों को पता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हम कंसीडर करते हैं और उसका मीन म्यू ऑफ एक्स बार के इक्वल होता है और सिग्मा सिग्मा एक्स बार के इक्वल होता है वेरिएंस। तो जो आपके पास म्यू ऑफ एक्स बार है वो हमेशा म्यू के इक्वल आता है प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंग, और सिग्मा ऑफ एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा ऑफ अंडर रूट 10 के। मेरे ख्याल में ये आपको मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है, या ऑलरेडी आपको पता है। ओके, इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए नेक्स्ट टर्म आप लोगों ने क्या देखी, फॉलोइंग द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द इंटरवल एस्टिमेट फॉर म्यू इज एज फॉलोज। हम लोग अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें तो हमारे पास इंटरवल एस्टिमेट म्यू के लिए क्या बनता है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज इक्वल्स टू म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा ऑफ एक्स बार। ओके जी, ये टर्म आप लोगों के लिए एज सच नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती चलूँ। आप लोगों ने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उसमें आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि आपके पास 3 तरह के जो हैं वो रेंजेस होती हैं आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी बेल कर्व की, वेयर द कर्व चेंजेस इट्स सिचुएशन। जहाँ पे कर्व अपनी जो सिचुएशन को चेंज कर रहा होता है वहाँ पर आपकी एक रेंज बन जाती है। तो वो रेंज आपकी कहाँ से डिसाइड होती है, मीन से लेके सिग्मा तक के डिस्टेंस की। पहली हम लोगों ने रेंज पढ़ी म्यू प्लस माइनस सिग्मा, जिसका आपके पास जो है वो परसेंटेज एक स्पेसिफिक डिसाइड होती है कि इतने एरिया में इतने परसेंट एरिया जो है आपका ये म्यू प्लस माइनस सिग्मा का की रेंज कवर करती है। देन आप लोगों ने कवर किया पढ़ा कि म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा इज द सेकेंड रेंज, जहाँ पे अपना कर्व सेकेंड पोजीशन पे होता है, सेकेंड जो है वो अपनी टर्न ले रहा होता है कर्व। तो वहाँ पर आपके पास म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा की रेंजेस बनती हैं और वो आप लोग जो है उसको आप लोग 95% एरिया कवर करता है। देन आप लोगों ने थर्ड रेंज पढ़ी म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा आपका 99% एरिया जो है कर्व का वो कवर करता है। सो हम लोग क्या है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इस जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। वो किसके इक्वल होता है, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा एक्स बार के। सिंस वी डोंट नो म्यू विद द हेल्प ऑफ साइन, हमें जो है वो म्यू की नहीं होती है क्योंकि टारगेट पॉपुलेशन में अक्सर आपके यूनिट्स मिस होते हैं, तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट म्यू की वैल्यू सैंपल की तरफ आएगी क्यों, तो हमें वैल्यू पता नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं इसको सम यानी एक्स बार इसके एस्टिमेटर से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब आपका फॉर्मूला बन गया एक्स बार माइनस 2 सिग्मा ऑफ एक्स बार ऑफ एक्स बार आपके पास क्या है सिग्मा ओवर अंडर। तो ये एक बेसिक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज। इसी से हम लोग इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फाइंड करते हैं। और ये भी याद रखें यहाँ पर 95% कॉन्फिडेंस क्यों कहा गया, क्योंकि आप लोगों को पता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है कि म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा पे 95% का एरिया आपके कर्व का कवर होता है। देन इफ़ वी डोंट नो सिग्मा, अगर हमें सिग्मा की वैल्यू ना पता होगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिग्मा को रिप्लेस कर देंगे एस के साथ, स्मॉल एस यानी सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, जो कि एन बाय एस्टिमेट होगा, ठीक है, n-1 जिसका डिवाइजर है। Then interval estimate a component ओके, इंटरवल एस्टिमेट ऑफ अ कंपोनेंट क्या होता है जी, इसके बारे में हम लोग बेसिक इसका फॉर्मूला पढ़ लें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन जो है उसका बेसिक फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। वो किसके इक्वल होता है, एस्टिमेटर के प्लस माइनस रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है स्टैंडर्ड एरर के। आप पीछे से भी देख सकते हो, यानी एक हमारे पास एक्स बार है एस्टिमेटर, देन प्लस माइनस का साइन है, फिर एक 2 स्पेसिफाइड वैल्यू है और देन सिग्मा ऑफ एक्स बार है। अब इसको मैं डिफाइन करती हूँ इन वर्ड्स, यानी सबसे पहले आपका एस्टिमेटर होना चाहिए, प्लस माइनस का साइन, देन रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट होना चाहिए, यानी कौन सी आप प्रोबेबिलिटी यूज़ करने जा रहे हो,
जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो, और भी डिफरेंट जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं आपके सैम्पल डाटा की, तो आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एज अ रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट यूज़ करने वाले हो वो आपके पास डिसाइड होता है। देन स्टैंडर्ड एरर आपका डिसाइड होता है। स्टैंडर्ड एरर आपका कौन सा होगा, जो एस्टिमेट यूज़ कर रहे होगे। सो तो ये आपका बेसिक फार्मूला है इंटरवल एस्टिमेट का। ओके, या क्लास आप लोगों ने याद रखना है। In particular, when sampling is from a normal distribution with non-variance, an interval estimator for mu may be expressed as, आपका बेसिक फार्मूला जो है इंटरवल एस्टिमेट का या कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू का, वो किसके इक्वल होता है, एक्स बार प्लस माइनस z1 माइनस एल्फा बाई 2 सिग्मा ऑफ एक्स बार के। ओके, अब इसमें z1 माइनस एल्फा बाई 2 क्या है, where z1 minus alpha by 2 is the value of z distribution to the left of which lies 1 minus alpha by 2, यानी उस कर्व के या उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z एक आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके लेफ्ट साइड आपका 1 माइनस अल्फा बाई 2 का एरिया शो करता है, और राइट साइड आपका अल्फा बाई 2 का एरिया शो करता होगा अंडर इस कर्व। तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ से टेबल वैल्यू निकालनी होगी z डिस्ट्रीब्यूशन की। आगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कहाँ पर आप लोगों का जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी और किन केसेस में आप लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे। ओके जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला बेसिक आप लोगों ने पढ़ लिया, क्या होता है, एस्टिमेटर प्लस माइनस रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट क्रॉस स्टैंडर्ड एरर। ओके, वो हर पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, यानी अगर हम मीन के लिए निकाल रहे हैं तो आपका एस्टिमेटर एक्स बार होगा, अगर प्रोपोर्शन के लिए निकाल रहे हैं तो पी हैट होगा, यानी सैम्पल प्रोपोर्शन होगा आपके पास। सो डिपेंड करता होगा कि जो आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग हम एस्टिमेटर रखेंगे। सो जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लेंगे तो हमने उसको इंटरप्रेट करना है दो तरीक़ों से। एक आपकी इंटरप्रिटेशन होती है प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, एक आपकी होती है प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन। कैसे इंटरप्रेट करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक तौर पे, इन रिपीटेड सैम्पलिंग में फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन विद द नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 101 minus alpha percent of all intervals of the form x bar plus minus z1 minus alpha by 2 sigma of x bar will in the long run include the population mean mu। so यही स्टेटमेंट आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। जब आपको कहा जाएगा कि आपने किस वे में इसको इंटरप्रेट करना है तो आप लोगों ने उस तरीके से आपकी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसकी इंटरप्रिटेशन करनी होगी। प्लस याद रखें आपके क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन के 2 मार्क्स हैं। सो इन इंटरप्रिटेशन की स्टेटमेंट को एज इट इज़ याद कर लें, ठीक है। आपने हर क्वेश्चन में इसी तरह से इनको लिखना होगा। देन प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, व्हेन सैम्पलिंग इज फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन we are 101 minus alpha % confidence that the single computed interval x bar plus minus z1 minus alpha by 2 sigma of x bar contains the population mean mu। यानी पहले हम लोग इंटरप्रिटेशन में क्या बताते हैं, हम लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल बताते हैं कि हम कितने % कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो पैरामीटर है इस रेंज में लाई करेगा। देन हम लोग बताते हैं कि आप लोग की रेंजेस क्या आप लोगों ने कंप्यूट की उस कॉन्फिडेंस लेवल पे, उन रेंजेस को मेंशन करते हैं, और फिर हम लोग कह देते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है इस रेंज के अंदर लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास थर्ड टर्म है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द रिलायबिलिटी फैक्टर बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज कॉल्ड द प्रिसीजन ऑफ द एस्टीमेट। यानी प्रिसीजन क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जो कि रिलायबिलिटी फैक्टर और स्टैंडर्ड एरर को मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं। आप पीछे देख भी सकते हो, जो z1 माइनस अल्फा बाई 2 है ये एक रिलायबिलिटी फैक्टर है, और सिग्मा ऑफ एक्स बार क्या है आपके पास स्टैंडर्ड एरर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग प्रिसीजन निकाल सकते हैं।
हम लोग पढ़े थे कि आपकी इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं और प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन मैंने बता दिया, जब हम लोग जो है रिलायबिलिटी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट के साथ, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रिसीजन निकाल सकते हैं एस्टीमेट का। ओके जी, एक एग्जांपल इसके रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं। अ फिजिकल थेरेपिस्ट विश टू एस्टिमेट विद 99% कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पर आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है। हर क्वेश्चन में आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पहले से दिया जाता है कि आपने किस लेवल की जो है इंटरवल निकालना है। सो डोंट वरी अबाउट इट। जो भी आपको लेवल दिया जाएगा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको 1 माइनस एल्फा के इक्वल रखते हैं। ठीक है, रखने के बाद आप लोग जी टेबल से उसकी वैल्यू देखते हैं। सो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। अ फिजिकल थेरेपिस्ट विश टू एस्टिमेट विद 99% कॉन्फिडेंस द मीन मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर मसल in a certain group of individuals. He is willing to assume that strength scores are approximately normally distributed with a variance of 144. A sample of 15 subjects who participated in the experiment yielded a mean of 84.3. ओके, इसमें मैं आपको बता दूं, आपने हर कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन में किस तरीके से वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है। आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है किस लेवल पे, किस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे, 99%। इसको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं, इसको कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो आपने ये नेम याद रखने हैं। 99% आपने निकालना है, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। देन मीन मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर मसल इन अ सर्टन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी हमने किसके लिए निकालना है, मीन के लिए निकालना है। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, एस्टीमेट तो इंटरवल एस्टीमेट ही हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बता दिया गया है। सो एक इंटरवल एस्टीमेट हो गया। तो मीन मैक्सिमम स्ट्रेंथ मीन के लिए यानी पॉपुलेशन मीन के लिए आपने निकालना है, और पॉपुलेशन यहाँ पर क्या है, मसल्स इन अ सर्टेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। आपने पर्टिकुलर जो है उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ मीन स्ट्रेंथ बतानी। ही इज़ विलिंग टू अज्यूम, सॉरी एस्टिमेट करनी होगी। ही इज़ विलिंग टू अज्यूम दैट स्ट्रेंथ स्कोर्स आर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसने ये भी बता दिया कि उसने अप्रॉक्सीमेटली जो बताया है कि अज्यूम कर लिया कि उसका जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका वेरिएंस 144, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस भी नोन है और बता भी दिया गया है कि पॉपुलेशन जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। सम क्वेश्चंस में आपको नहीं बताया जाएगा कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सम क्वेश्चन में आपको सिग्मा या पॉपुलेशन वेरिएंस भी नोन नहीं होगा। सो वहाँ पर कौन से रिलायबिलिटी फैक्टर यूज़ करना है उसको आगे बताऊँगी। यहाँ पे आपको चूँकि वेरिएंस भी नोन है, ठीक है, और बता भी दी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है, तो आपने यूज़ करना है, मैं आप बताती हूँ। देख लें, अ सैम्पल ऑफ 15 सब्जेक्ट, यहाँ पर सैम्पल साइज भी बता दिया गया, यानी स्मॉल एन वो है who participated in the experiment, उन पर yielded a mean, ठीक है, 84.3। सैम्पल मीन एक्स बार भी यहाँ पे 1 है, और की वैल्यू दे दी गई है 3, कॉन्फिडेंस लेवल बता दिया गया है, और पॉपुलेशन वेरिएंस बता दिया गया है। अब आप देख सकते हो, आपको जब पीछे डिस्क्राइब किया गया कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो आप लोग एक्स बार प्लस माइनस जी माइनस एल्फा बाई 2 सिग्मा ऑफ एक्स बार जो है यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो आप लोगों को है सबसे पहले z यानी रिलायबिलिटी फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट ऑफ 99 इज़ फाउंड इन टेबल डी। आपकी बुक में टेबल डी है, वहाँ पर कॉन्फिडेंस के 99 की वैल्यू देखिए टेबल में जाकर 2.58 आई। दिस इज़ आवर रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट। द स्टैंडर्ड एरर इज, स्टैंडर्ड एरर आपके पास किसके इक्वल है, सिग्मा ऑफ एक्स बार के। सिग्मा ऑफ एक्स बार के इक्वल होता है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के। सिग्मा आपके पास हो गया इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट, यानी 144 था, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 12 के इक्वल आ गया, डिवाइड किया अंडर रूट एन, एन आपके पास क्या है 15, तो आपके पास सिग्मा ऑफ एक्स बार की वैल्यू आ गई। देन आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल के फॉर्म में पुट किया, वो क्या होता है, एस्टिमेटर प्लस माइनस रिलायबिलिटी फैक्टर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एरर। सो आपका एस्टिमेटर मीन होगा, क्योंकि पॉपुलेशन मीन के लिए एस्टिमेट करने जा रहे हो, तो एक्स बार होगा। एक्स बार क्या है 83 प्लस माइनस रिलायबिलिटी फैक्टर सी है, क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है, वेरिएंस भी 9 है 2.58, और सिग्मा ऑफ एक्स बार यानी स्टैंडर्ड एरर 3.09 है। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू देन इज इक्वल्स टू दिस।
आपने एक दफ़ा वैल्यू को माइनस किया और एक दफ़ा ऐड किया। माइनस की वैल्यू आ गई 76.3 और ऐड करने के बाद वैल्यू आ गई 92.3। सो इससे याद रखें, इस तरीके से आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंप्यूट करना होता है इन्हीं स्टेप्स पे। सबसे पहले निकालें आप लोग रिलायबिलिटी फैक्टर। पहले चेक करें कौन सा केस यूज़ हो रहा है, किस केस के अकॉर्डिंग आप लोग रिलायबिलिटी फैक्टर यूज़ कर रहे हो। अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया गया है और वेरिएंस भी नोन है तो डेफिनेटली आप लोग क्या यूज़ करोगे, रिलायबिलिटी फैक्टर एज अ जी डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके एरिया टेबल से वैल्यू आप लोग ऑब्टेन करोगे। देन स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू निकालें। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट क्या होगा, चूँकि मीन पॉपुलेशन मीन निकाला जा रहा है तो सिग्मा ऑफ एक्स बार स्टैंडर्ड एरर होगा, जो कि सिग्मा ओवर √n के इक्वल है। उसकी वैल्यू निकाल ली, फॉर्मूले में पुट किया और आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर न्यू आ गया। आपके पास दो वैल्यूज़ आई और इन वैल्यूज़ को हम लोग कहेंगे रेंज ऑफ दी वैल्यूज़, यानी 76 से लेके 92 तक के अंदर आपका पॉपुलेशन मीन न्यू लाई कर सकता है। सो हम लोग इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, दोनों वे से कर सकते हैं। वी से वी आर 99% कॉन्फिडेंस दैट द पॉपुलेशन मीन इज बिटवीन 76 to 92.3 since in repeated sampling 99% of all intervals that could be constructed in the manner just described would include the population mean. Got it? इस तरह से आपको इंटरप्रेट करना होगा आपके आंसर को। सो आपकी इंटरप्रिटेशन के दो नंबर होंगे, आपके इस कैलकुलेशन के दो नंबर होंगे, आंसर के दो नंबर होंगे, और आपके ये जो ईच एंड एवरी है। तो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल में पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा डाटा क्या है, डाटा आइडेंटिफाई करने के बाद उसको सॉल्व करना होगा, देन उसको इंटरप्रेट करना होगा। नेक्स्ट है जी टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आपकी एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं तो मैं आपको बताती चलूं, आपकी बुक में पेज नंबर है 95 से लेकर 96 और उसमें एक एग्जांपल आपकी एग्जांपल नंबर 15.18 नोट कर लें। 15.18 आपने प्रैक्टिस करनी होगी सेम इसी पैटर्न पे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व बताया है स्लाइड्स में। देन आप लोगों ने एक्सरसाइज में देखना है आपकी जो क्वेश्चन है। ओके जी, एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर है 15.23 का बी पार्ट, 15.24 का ए पार्ट एंड बी पार्ट, ये आपने प्रैक्टिस करने होंगे फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन न्यू। अब आते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन पर। टी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ की जाएगी ये पहले सुन लें। जब रिलायबिलिटी फैक्टर जी की जगह टी होगा, उसमें सिचुएशन क्या होगी, जब आपके क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या आपका सिग्मा नोन नहीं होगा, इसके बारे में नहीं बताया जाएगा, तो आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। और इसकी पहली कंडीशन ये है कि आपका सैम्पल साइज़ वेरी स्मॉल होगा। अगर आपका सैम्पल साइज स्मॉल एंड लेस देन 30 हो जाता है तो आप लोग जी रिलायबिलिटी फैक्टर की जगह पर टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको स्लाइड पे पढ़ देती हूँ। एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होता है तब हम जी यूज़ करते हैं। यूजुअली द नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस इज़ नॉट नोन। हम लोगों को अक्सर जो है पॉपुलेशन वेरिएंस का नॉलेज नहीं होता है। दिस कंडीशन प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम टू कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स ऑल्दो द स्टैटिस्टिक जी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस न्यू इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन एन इज़ लार्ज। तो हम लोग जी कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास सैम्पल साइज एन लार्ज होता है। रिगार्डलेस ऑफ द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन वी कांट मेक यूज़ ऑफ दिस फैक्ट बिकॉज सिग्मा इज़ नॉट नोन, क्योंकि सिग्मा जो होता है वह हमें नोन नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, इन दिस केस वी मे यूज़ ऑफ एस यानी सैम्पल स्टैंड डेविएशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि इक्वल होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन माइनस 1 के स्क्वायर रूट के।
इट कैन बी यूज एज एन एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा, हम सिग्मा की जगह पर ये एस्टिमेटर यूज़ कर सकते हैं। व्हेन सैम्पल साइज इज लार्ज से ग्रेटर देन 30, जब सैम्पल साइज आपके पास ग्रेटर देन 30 हो तब भी हम जी डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करेंगे, लेकिन सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। बट S is a good approximation of sigma is substantial, and we may use normally distributed theory to construct confidence interval. When the sample size is small, तब क्या होगा जब sample size small हो जाएगा, यानी less than 30 आपका sample size हो जाएगा, we make use of students t distribution, वहाँ पर हम z की जगह पर t distribution यूज करेंगे। और t distribution किसके इक्वल होती है, t is equals to x bar minus mu s over under root n के। प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, इट हैज़ अ मीन ऑफ ज़ीरो, इसका मीन हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। सिमेट्रिक अबाउट द मीन, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन जनरल इट हैज़ अ वेरिएंस ग्रेटर देन 1, जनरली इसका वेरिएंस ग्रेटर देन 1 होता है, बट द वेरिएंस अप्रोचेज 1 एज द सैम्पल साइज बिकम्स लार्ज, लेकिन अगर सैम्पल साइज लार्ज हो जाए तो इसका वेरिएंस 1 के इक्वल हो जाता है। Degrees of freedom greater than 2, the variance for t distribution is degrees of freedom over degrees of freedom minus 2. The variable t ranges from minus infinity to plus infinity. इस variable t की जो range है वो minus infinity to plus infinity तक है। The t distribution is really a family of distributions. यहाँ से हम कई टाइप की distribution को generalize कर सकते हैं, इसलिए इसको family of distributions कहा जाता है। Since there is a different distribution for each sample value of n minus 1, the divisor used in computing s square, we recall that n minus 1 is referred to as degrees of freedom। जब भी हम सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस स्क्वायर को कंप्यूट करने जाते हैं तो उसको हम डिवाइड करते हैं n माइनस 1 से। n माइनस 1 बेसिकली यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस पीक्ड एट सेंटर एज एंड हैज़ हायर टेल्स। टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपके पास टेल ज़्यादा होती हैं और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लेस पीक होती है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज n माइनस 1 अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ये n नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही अप्रोच कर जाती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर n माइनस 1 यानी सैम्पल साइज जो है अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी को। द टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज n माइनस 1 अप्रोचेज इन्फिनिटी। सो आपको इसकी प्रॉपर्टीज समझ आ गई, ये किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये देख लें। द टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट रेंजेस ऑफ फ्रीडम, आपके पास डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 होगी, यानी सैम्पल साइज आपके पास 3 है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास 2 है, तो आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन है वेरी स्मॉल पीक। फिर इसके बाद थोड़ा सा सैम्पल साइज इंक्रीज किया गया 5, तो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये और आपकी जो कर्व की शेप है थोड़ी सी पीक्ड हो गई। देन आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 30 हुई तो आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल हो गई आपकी टी डिस्ट्रीब्यूशन। सो जैसे जैसे सैम्पल साइज आपका इंक्रीज होता है ये आपकी जी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करने लगती है। यहाँ पर कंपैरिजन भी बताया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा फ्लैट पीक होती है, थोड़ी सी कम पीक होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा हाई पीक होती है। सो आज के लिए इतना ही, आपका लेक्चर काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और मज़ीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। आप लोगों को आपका नॉलेज इन्हेंस करने के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।